यूज है। तो ध्यान से समझ लीजिए कि पीसीआर का पहला फुल फॉर्म क्या हो गया कि हम लोग डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी देख रहे हैं, जिसमें आपको देखना क्या है, डायग्नोसिस करने के लिए पीसीआर टेक्निक का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एलिसा टेस्ट है, लेकिन पीसीआर टेक्निक भी डिटेक्ट कर सकता है क्योंकि यह पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे काम करता है। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है कि एक दूसरे के बीच डीएनए के और आरएनए के बीच में जो चेन होते हैं उस चेन सीक्वेंस पे काम किया जाता है, और उसके बाद आपको पता किया जाता है कि यह कैंसर पेशेंट, ये कैंसर पेशेंट है या एड्स पेशेंट है उसके लिए। लेकिन एचआईवी में भी इसका प्रयोग बेहतर तरीके से, जब कोई टेक्निक काम नहीं करता तो पीसीआर टेक्निक आपका एक सबसे बेस्ट टेक्निक माना जाता है। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन। यह भी डिटेक्ट कर लेता है कि आपके जीन में कहीं अचानक कोई बदलाव तो नहीं आया है, या जो कैंसर पेशेंट्स है, तो कैंसर पेशेंट में क्या होता है कि अनवांटेड सेल ग्रोथ है, कोई भी सेल आपका नॉर्मली एबनॉर्मली तरीके से काम कर रहा है, उसमें ग्रोथ एबनॉर्मली तरीके से हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस टेक्निक का यूज किया जाता है। A single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule probe is allowed to hybridize and complementary DNA in the clone of cell। करा कि a single strand DNA, मतलब DNA हम जानते हैं कि डबल स्टैंडर्ड वाला होता है, लेकिन यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। आरएनए तो पहले से सिंगल स्टैंडर्ड होता है। टैग्ड विथ ए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, एक दूसरे के साथ टैग हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। सिंगल स्टैंड इसका सिंगल, और एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसको प्रोब कहते हैं। अब क्या करा कि प्रोब इज हाइब्रिडाइज एंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन क्लोन ऑफ सेल, और ये एक नया तरह के सेल बनाता है, क्लोन बनाता है। फिर क्या करा है कि द क्लोन हैविंग द म्यूटेंट जीन, क्लोन के पास क्या होता है कि उत्परिवर्तित जीन होता है, अचानक बदला हुआ जीन होता है, एंड नॉट अपीयर टू फोटोग्राफिक फिल्म, और वह फोटोग्राफिक फिल्म पे वापस दिखता नहीं है, बिकॉज मतलब जो आप देखना चाहते हैं, बिकॉज द प्रोब विल द कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि प्रोब जो होता है एक कॉपरेशन के रूप में काम कर रही है कि एक स्टैंड सिंगल आरएनए वाला था, एक डीएनए वाला था, मिला जुला के आप एक नया चीज तैयार कर रहे हैं, तो वो फिल्म पे नहीं आता है, लेकिन आपको पता चल जाता है। इट इज फॉलोड बाय द डिटेक्शन यूजिंग द ऑटो रेडियोग्राफी, इसलिए इसको हम लोग एक डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी का प्रयोग करते हैं। आई से नॉर्मली हम लोग एड्स के पेशेंट्स में एलिसा टेस्ट करते हैं। एलिसा किस बेस पे काम करता है, तो एलिसा काम करता है, हम जानते हैं कि आपके बॉडी के अंदर एंटीजन भी है और एंटीबॉडी भी है। एंटीबॉडी क्या है, एक स्थिर मॉलिक्यूल है जो आपके बॉडी के अंदर बड़ी स्थिरता से काम करता है, ठीक है। जैसे कि आपके बॉडी में कोई वायरस अगर घुसा तो उस दौरान एंटीबॉडी आपका नहीं काम करेगा, एंटीबॉडी 7 दिन 8 दिन टाइम लेता है तब वो अपना रिएक्शन करता है, लेकिन एंटीजन तुरंत एक्टिव हो जाता है, उस पर कोशिश करता है। तो आपको वायरस अटैक किया, बुखार लगा, सर्दी खांसी हुआ, तो आपका एंटीजन नॉर्मल हो जाता है, और बाहरी जो एंटीजन वायरस वाला होता है वो आपके बॉडी के ऊपर का लेवल उसका बढ़ता चला जाता है। फिर 7-8 दिन बीत जाता है, उस दौरान टीका ले लिए तो आपका एंटीबॉडी ग्रोथ करेगा, या दवा ले लिए तो बड़े ग्रोथ करेगा, नहीं तो अपने आप आपका शरीर जनरेट कर सकता है, एंटीबॉडी का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा और देखेगा कि जो बाहर से एंटीजन आया है उसका इफेक्ट क्या है, वो शरीर को कितना नुकसान कर सकता है, ठीक है। उस समय में अगर उससे लड़ने वाला होगा तो उसको वहीं खत्म कर देगा, 7-8 दिन में बीमारी खत्म। अगर नहीं लड़ने वाला होगा, उसका प्रभाव ज्यादा होगा, तो एंटीबॉडी अपनी क्षमता को बढ़ाएगा और दोबारा अटैक करके 14-15 दिनों के बाद उसको नॉर्मल कर देगा। ये टीका लेने के बाद भी आपका एंटीबॉडी ग्रोथ कर सकता है, तो टीका लेने में आपके बॉडी के एंटी ग्रोथ कराता है, आपकी बॉडी के सेल में एंटीबॉडी जैसे ही ग्रोथ करता है। अब एंटीजन समझिए कि गांव का एक जवान आदमी सब हो गया एंटीजन, और गांव का बूढ़ा आदमी हो गया एंटीबॉडी। तो बूढ़ा क्या करता है, पहचानता है, बड़ा तरीके से पहचानता है कि इसका बेटा फलानवा चिलनवा सब जान लेता है, लेकिन नयका लड़का सब क्या होता है, तुरंत लड़ गया उससे जाके, तो ऐसा नहीं होता। नयका लड़का सब आया मतलब एंटीजन, अब परमिशन किससे लेगा, एंटीबॉडी से, तो एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में परमिशन वाला काम चल रहा है। बूढ़ा सब कह दिया कि नहीं मारो इसको, तब एंटीबॉडी के आदेश पर एंटीजन पूरा एकदम धड़ल्ले से लग जाता है, लेकिन एंटीजन पूरा क्विक रिस्पॉन्स करने का काम करता है। अब एंटीजन जवान है तो स्वाभाविक बात है कि उसके अंदर लड़ने की क्षमता अधिक होगी, लेकिन जो आ रहा है बाहर से उसके अंदर भी एंटीजन है, तो ऐसे कंडीशन में एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में एक घनिष्ठ संबंध होता है। तो कह रहा है कि एलिसा का जो प्रिंसिपल है वह एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन है। जब बूढ़ा और जवान दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो अच्छा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इसी इंटरेक्शन पे काम करता है। अब क्या कह रहा है, अब कहना क्या चाह रहा है,
कह रहा है कि इन्फेक्शन बाय पैथोजन, पैथोजन किसको बोलते हैं, जिससे बीमारी होता है, कैन बी डिटेक्टेड, इसको पहचाना जा सकता है, बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसके उपस्थिति के आधार पे, एंटीजन के, मतलब अगर मान लो कि कोरोना के वायरस आपके शरीर में घुसा तो उसको आप कैसे पहचानिएगा, उसके एंटीजन से उसकी पहचान होगी, ठीक है। तो कहिएगा कि आपके बॉडी में एंटीजन नहीं, हाँ आपके भी बॉडी में एंटीजन है और उसके बॉडी में भी एंटीजन है, उसका एंटीजन अभी नया आपके बॉडी में घुसा है तो उसका प्रभाव ज्यादा है और आपके एंटीजन के प्रभाव को कम कर देगा, ठीक है। हर व्यक्ति, हर जीव जंतुओं का एंटीजन एक दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल सकता, क्योंकि यह किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक तरह से वोटर आईडी कार्ड है, दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। तो कह रहा है कि बाहर से जो पैथोजन आया उसका एंटीजन था, अब उसकी उपस्थिति डिटेक्ट हो गई, पहचान लिया गया, ठीक है, कि एंटीजन है। एंटीजन में रहता क्या है, तो प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, इससे बना हुआ रहता है, ठीक है। अब आपका बॉडी जनरेट करेगा नया युवा पीढ़ी वाले को एंटीजन, अगर उससे बेहतर जनरेट कर देगा या नए चीजों को ये कर लेगा तो डिटेक्टिंग होने के बाद आपका एंटीबॉडी पहले समझेगा कि कितनी पावर चाहिए उसको लड़ने के लिए, बाहर वाले से लड़ने के लिए, तो आपका एंटीबॉडी उस हिसाब से अपने पावर को जनरेट करेगा और उसे लड़ने की क्षमता बनाएगा, मतलब आपके बॉडी के अंदर भी एंटीजन बेहतर होगी एंटीबॉडी के बदौलत। और यही चीज है, तो इस कंडीशन में एलिसा टेस्ट या पीसीआर टेस्ट एक बेहतर मेथड के रूप में आता है और इस तरह से हम एचआईवी टेक्निक को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एचआईवी के लिए एलिसा टेस्ट, पीसीआर टेस्ट और एक और टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। 3 टेस्ट होते हैं जिसमें से हम लोगों ने ये चीज देखने का काम किया। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का देन है, अगर पीसीआर नहीं रहता, एलिसा नहीं रहता तो क्या होता। ओके है, सब आदमी मैसेज कर सकते हैं अगर हो गया तो। हो गया है तो मैसेज कीजिएगा ओके है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, अगला टेक्निक इसी में देखते हैं। है तो कई सारे टेक्निक पॉइंट्स, लेकिन हम अब कहिएगा कि 3-4 पन्ना से ज्यादा हो गया तो उसी हिसाब से हम देखते हैं। अगला कोई बताइएगा कि अगला क्या पढ़ना था पॉइंट में, आपको जो पॉइंट लिखा है तो उसमें क्या था अगला। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ओके। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। जिनको छूट गया है ये टॉपिक तो हम ये पीडीएफ हम भेज देंगे, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, भेज भी दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं मेडिकल सेक्शन में ही मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है। मॉलिक्यूल पे काम करके डायग्नोसिस करने में आपका बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करता है, मतलब मॉलिक्यूल को जानते नहीं तब तक आप टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करते हैं। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस उसी पे करता है, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज। आप चाहते हैं कि बीमारी पे अच्छा से ट्रीटमेंट किया जा सके, तो अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग its pathophysiology is very important, पैथोफिजियोलॉजी मतलब उसके लक्षण को जानना जरूरी है, तभी मॉलिक्यूल को कौन कैसे काम करता है। इसके लिए क्या यूज करेंगे, तो आपको खून चाहिए, ब्लड चाहिए, सेरम चाहिए, इसी सब चीजें आप डायग्नोज कर सकते हैं यूजिंग
कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ, नेटवर्क कट रहा है क्या? कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, जिसमें हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? तो सीरम ले सकते हैं, सीरम एंड यूरिन, पता करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, बिना इसके आप नहीं पता कर सकते हैं। सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व्स द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ETC। इसके लिए कौन कौन टेक्नोलॉजीज हम लोग पढ़ ही लिए हैं पहले, जिसमें आप पढ़े थे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, इसी का देन है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या RDT भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। दूसरा आप पढ़िए लिए PCR, ठीक है, जिसको हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और तीसरा जस्ट हम लोग उसमें चर्चा कर ही लिए हैं, एंजाइम लिंक्ड। इस ऐसा कीजिएगा कि इस पॉइंट को पहले लिखिएगा, उस सब पॉइंट को बाद में कर लीजिएगा, ठीक है ना? कौन सा पॉइंट को? जैसा पॉइंट अभी लिख रहे हैं, PCR को या रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को या एलिसा को पॉइंट भी बना के आप लिख सकते हैं, इसको आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो ये सब टेस्ट है, टेक्निक है जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंतर्गत आता है। इसमें क्या देखा जाता है? इसमें देखा जाता है प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन, कि बीमारी के जो चीजें हैं वो उसमें कहाँ है। पैथोजन, पैथोजन क्या होता है तो आप पता ही, आपको 5 पैथोजन है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ठीक है, तो यही सब है, उसको देखा जाता है। इज नॉर्मली suspended only when the pathogen has produced a disease symptoms, ठीक है। इसकी उपस्थिति से हम ये जान पाते हैं कि बीमारी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे ये हो रहा है, तो इस चीज के लिए यूज किया जाता है। हाउएवर द concentration of pathogen is already very high in the body. However, the concentration of pathogen is already very high in the body. हम ऐसे भी जानते हैं कि कोई भी पैथोजन आपके बॉडी में घुसेगा तो आपको तो सहायता करने के लिए घुसेगा नहीं, आपके शरीर में नुकसान ही करेगा। तो मैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इन सब चीजों को डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि आपके बॉडी के अंदर कौन चीज है और उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अगर अच्छा से, अब ऐसा हुआ है कि हमको बुखार लग गया या सर्दी खांसी हो रहा है तो हम सीधे दवा ले आए, खाना शुरू कर दी, तो ये तो नॉर्मल टेक्निक हो गया। और एक इफेक्टिव टेक्निक हो गया कि हाँ, जान लीजिएगा कि बीमारी और वायरस बैक्टीरिया का इफिशियंसी कितनी है, क्षमता कितनी है, और उस हिसाब से आप इलाज कीजिएगा। उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिसमें आपको कई सारे टेक्निक देखा गया। मान लीजिए लोगों का दिया कैंसर, तो कैंसर का जो दवा होगा खाना शुरू कर, तो ऐसे में तो ट्रीटमेंट सही से नहीं होगा। ट्रीटमेंट करने के लिए आपकी जांच जरूरी है, डायग्नोसिस जरूरी होती है, ठीक है। तो इफ कह रहा है कि फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, आप किसी बीमारी के अच्छा तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, इलाज करना चाहते हैं, तो पहला काम आपको डॉक्टर भी देता है कि आप डायग्नोसिस कर लीजिए, पता कर लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चीज है, किस तरह के पैथोलॉजी है,
क्या उसकी इफिशियंसी है, कैसे वर्क करता है, यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, जिसमें आपको कहता है कि ब्लड ले आइए, सेरम ले आइए, यूरिन ले आइए, अलग अलग चीज ले आइए, और उसे वो पता कर लेता है, मशीन पता करता है, फिर उस हिसाब से डॉक्टर उस इफिशियंसी की या उस पावर का दवा लिखता है। अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल सम ऑफ द टेक्निक, कुछ में क्या होता है कि शुरुआती दिन में नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है। उस कंडीशन में कुछ कुछ इंटरनली जानने के लिए टेक्निक का यूज किया था, जैसे जिसमें आरडीटी आ गया, पीसीआर हो गया, एलिसा हो गया, जिसमें ये पता कर लिया जाता है कि कौन सा पैथोजन है, कौन बैक्टीरिया है, वायरस है, इसके बाद फंगी है, कौन माइक्रोब्स आपके बॉडी के अंदर है, और उसकी इफिशियंसी क्या है, और उस हिसाब से आप ये समझकर उस अगला बता दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। बोलिए तो, सब हो गया है? क्या को पॉइंट हो गया टोटल? 4 हो गया। एक और लिख लीजिए। ऐसे तो है, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, वैक्सीन सेफ्टी है, ठीक है, स्टडी ऑफ डिजीज है, बहुत सारा चीज है, लेकिन उतना आप पढ़िएगा नहीं। उसमें क्या कुछ लिखाए थे? 4 था, लिखा 4 लिखाए थे। अच्छा, कितना पेज हो गया है? ओके, चलिए हम आगे पॉइंट को कर लेते हैं, खत्म कर देना तो आज। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अब अगला टॉपिक देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मिटा दिया जाए इसको। एग्रीकल्चर हो गया, वो हो गया। अब इसका कौन कौन से डिपार्टमेंट, बायोटेक्नोलॉजी का कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करता क्या है और कितने सेक्टर में काम कर रहा है इंडिया के अंदर? इट मैनेजेज ऑफ द प्रोग्राम्स, टेस्ट आप लोग नहीं दे रहे हैं, बहुत गलती कर रहे हैं, सब चीज भूल जाइएगा, एक सुर से ये बात बुझ लीजिए। टेस्ट देके कॉपी नहीं भेज रहे हैं, टेस्ट गलत कर रहे हैं। सबसे इस सब पार्ट से ज्यादा नंबर है, तो उतना ही मेहनत कम कर दिए हैं। इट मैनेज ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इन इंडिया, it is under the, ठीक है, जितना मेहनत है इस पार्ट में कर लीजिए, इसके बाद यही पार्ट आपको बेहतर रिजल्ट देगा। दोनों पार्ट से ज्यादा नंबर इसमें है, और ज्यादा नंबर आएगा तभी जब आप तैयारी को एकदम ताजा रखिएगा, ये नहीं कि आगे पढ़ते हुए पीछे गोल हो जाइएगा। इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर, कह रहा है कि इन मैनेज ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इंडिया, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इज ऑब्जेक्टिव आर। इसका क्या क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी का इंडिया के सेक्शन में? ये क्या करता है? पहला पॉइंट, टू
प्रोवाइड सर्विसेज इन द एरियाज ऑफ रिसर्च। किसी भी तरह का अगर खोज हो रहा है उसमें बायोटेक्नोलॉजी अपना योगदान देता है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ठीक है, आदमी की जरूरत की जितनी चीजें हैं उसको मुहैया कराता है। पॉपुलराइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक। और क्या करता है? प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में कई बार उत्पादन स्तर कम हो जाता है तो बायोटेक्नोलॉजी नया तरीका देता है कि आप अपने इंडस्ट्री को कैसे बेहतर बनाएं। नया बीज, नया सीड्स, नया प्लांट्स, नया एनिमल, ह्यूमन ऑफ सेंटर्स, नया टेक्निक्स ये देता है ऑफ एक्सेलेंस, जिससे सब सेक्शन में चीज बेहतर होती चली जाती है। एक काम ये हो गया। ये क्या देता है? सर्विस देता है। किस एरिया में? रिसर्च सेक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जनरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में, पॉपुलराइजेशन ऑफ बायोटेक प्रोमिशंस, बायोटेक में, इसके अलावा प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में। कई इंडस्ट्री बंद हो जाता है क्योंकि वहां के लोग, क्षेत्रों के लोग खेती नहीं कर रहे हैं या कई सारे कारण की वजह से, तो उस कंडीशन में यह मौका देता है कि आप आगे बढ़े, प्रमोट करें। दूसरा पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोसेफ्टी गाइडलाइंस फॉर genetically modified organisms, recombinant DNA products, and biotech based programs for सोसाइटल बेनिफिट, की आपके सोसाइटी को ऐसा प्रोग्राम देता है जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो। ये सब काम करते रहता है। ठीक है। इसकी 2 संस्थाएं अपने यहाँ काम कर रही है। ठीक है। स्टार देके लिखना है लास्ट। टू एस्टेब्लिश एन इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर द बायो इन्फॉर्मेटिक्स मिशंस ऑफ इंडिया। नाम से ही क्लियर है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सूचना का संग्रह करना, मिशंस ऑफ इंडिया इन द साइंटिफिक कम्युनिटी नेशनली एंड इंटरनेशनली। ठीक है। तो ये आपने के राष्ट्र स्तर पे भी और दुनिया स्तर पे भी काम करती है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो दुनिया को साझा कीजिए। ठीक है। तो उस स्तर पे ये काम करती है। इसके 2 सोसाइटी अभी काम कर रहा है। एक सोसाइटी जो है वह है गैक, जिसका फुल फॉर्म है
जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेसियल कमिटी, और दूसरा है SBPI, जिसका मतलब होता है सोसाइटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। ये दो सोसाइटी काम करता है, ठीक है। ये जो सोसाइटी वाला है इसके दो सेक्टर पर काम करता है, ठीक है। एक काम है, दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा है। प्रोग्राम्स अंडरटेकन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये काम करती है, ठीक है। जैसे राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना हो, ठीक है, जीन की प्रोडक्शन बढ़ाना हो, ठीक है। इसके अलावा अच्छा जीन कैसे आए, ये सब चीजों पे काम करता है। और दूसरा काम क्या करता है, यूटिलिटी इन पब्लिक पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये दो सेक्टर है जिसपे इसके काम है, SBPI और ये GESC तो देश स्तर पे काम करता है। सारा बात हम लोगों ने देख लिया कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एक बार फिर से समझा दे कि इट मैनेज द प्रोग्राम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इन इंडिया। इसका काम है कि इंडिया स्तर पर जितने भी बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन है उस प्रोग्राम को मैनेज करना। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, ये साइंस की मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इट ऑब्जेक्टिव, इसका जो मेन काम है, टू प्रोवाइड सर्विस इन द एरिया ऑफ रिसर्च, जहां पर रिसर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ठीक है, रिसोर्स की जरूरत है, किसी चीज की प्रोडक्शन तुरंत बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल पर या क्रिएशन या क्रिएट करना है, उस कंडीशन में बायोटेक्नोलॉजी आपको वहां पहुंचेगा। इम्प्लांटेशन, किसी भी तरीके को इम्प्लांट करना है, कोई नया प्लांट को, नया जीवों को, नया ऑर्गेनिज्म को, उस कंडीशन में यह हेल्प करता है। एंड बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम सोसाइटी स्तर पे बेनिफिट हो सके, इस चीज पे काम करता है। टू एस्टेब्लिश एन इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स अपनी जितनी भी सूचना होती है उसकी जानकारी को संग्रह करता है देश स्तर पर भी, और जब जरूरत पड़े तो विदेश स्तर पर भी उस फार्मूला को देने का काम करता है। कि मान लीजिए कि कोई दवा बना लिया गया और दुनिया को जरूरत है तो उस फार्मूला को दूसरे स्तर को भी साझा करता है और उसकी जो सूचना है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में रख सकता है। इसके लिए दो संस्थाएं काम करती है, GASC जिसमें से जेनेटिकली इंजीनियरिंग एप्रेसियल कमिटी, और दूसरा है SBPI, सोसाइटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, जिसमें दो चीज आ गया, एक हो गया अंडर इन एग्रीकल्चर और दूसरा हो गया पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए ये हो गया। लास्ट आपको देखना है कंक्लूजन, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। चैप्टर खत्म है। क्या मानवी समझ में आया एक चैप्टर? मानवी को नहीं समझ में आता है। पिछला वाला जो चैप्टर था उस दिन, जिस दिन बताने को कहा उस दिन फिर तुम गायब हो गई, का है कही कि नहीं समझ में आया, तो अगला दिन हम बताने के लिए आए तो फिर आके फिर चली क्यों गई? कहोगे नेटवर्क खराब हो गया सर, बैलेंस कट गया, खत्म हो गया, एक अलावा तो बहाना ना होगा कोनो। चलिए अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है। 2 से 3 लाइन में निष्कर्ष पे खत्म कर लेंगे और ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। हो गया है, बढ़े आगे। क्या नसीम, हो गया ना? थोड़ा बाकी है, चलिए लिखिए। एक पढ़ना है क्रैब साइकिल, दूसरा पढ़ना है हार्मोन वाला, और तीसरा पढ़ना है बीटा ऑक्सीडेशन। यही तीनों ना है। अनीस, प्रोग्राम अंडरटेकन इन एग्रीकल्चर, प्रोग्राम्स
अंडरटेकन इन एग्रीकल्चर, दूसरा यूटिलिटी इन पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये दोनों ना, वही तो बोल रहे हैं। प्रोग्राम्स अंडरटेकन इन एग्रीकल्चर, एसबीपीआई मतलब सोसाइटी के लिए क्या काम करती है, तो प्रोग्राम्स अंडरटेकन इन एग्रीकल्चर एक हो गया, और दूसरा हो गया यूटिलिटी इन पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कि लोगों में जो कमी हो रहा है, कि कौन न्यूट्रिएंट कम हो रहा है, कैसे उसको बढ़ाया जाए, तो ये चीज, ये एसबीपीआई के अंतर्गत आता है। हो जाएगा तो बोलिएगा। सबका हो गया? क्या रुको हो गया? हाथ का और पैर, पैर नहीं दबे, चलते ना हाथ दबाना पड़ रहा है, वहां से चल के आती, फिर क्लास करती। चलो खत्म करते हैं, कंक्लूजन लास्ट में। क्या हुआ बड़ा छोटा? राइटिंग मेरा छोटा है। ठीक है, अब कोशिश करते हैं बड़ा लिखने की। लास्ट है, लिख लीजिए। कोरोना है तब ना फोन का इतना गौर से देखना पड़ रहा है स्क्रीन। कोरोना नहीं रहता तो हार्ड कॉपी में ही देखते, सॉफ्ट कॉपी में थोड़ी देखते हैं। मजबूरी है तभी ऑनलाइन है। तो बिहार के बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा? वो तो जोक सुनता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बोलते वक्त ही कोशिश कीजिए लिख लेने का, कुड बी ए मेजर टूल फॉर डेवलपमेंट इन ऑल कंट्रीज intertwined with culture and socio-ethical values. Biotechnology could be utilized in solving future problems like food, water, insecurity that impede national development and threaten peace in the डेवलपिंग वर्ल्ड। चलिए, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन।
ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहा गया कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कुड बी ए मेजर टूल फॉर डेवलपिंग इन ऑल कंट्रीज। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी किसी भी देश के तरक्की के लिए एक अच्छा माध्यम बन सकता है। ठीक है, कल्चर एंड सोशियो इथिकल वैल्यू, ठीक है, इसको आप नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि यह कल्चर वे में काम करता है। यूटिलाइज इन सॉल्विंग फ्यूचर प्रॉब्लम, भविष्य में अगर जनसंख्या बढ़ रहा है और लोगों के डिमांड को पूरा करना है, अगर बायोटेक्नोलॉजी नहीं होता तो हर लोगों तक खाना, भोजन, पानी या सारे चीज नहीं पहुंच पाता, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ रहा था, लोगों की आबादी बढ़ रही थी, लोगों को भोजन की जरूरत थी, ऐसे कंडीशन में हाइब्रिड नस्ल नहीं आता तो लोगों को भोजन की समस्या या भोजन की पूर्ति नहीं हो पाती। तो सरकार के पास भी मजबूरी थी कि लोगों की आबादी, बढ़ते हुए आबादी को कैसे आप भोजन दे। तो इस कंडीशन में बायोटेक्नोलॉजी खड़ा उतरता है कि देश में स्कार्सिटी किसी चीज की नहीं हो और उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है, और किसी भी देश के लिए बायोटेक्नोलॉजी अगर बेहतर है तो वह देश समृद्ध हो सकता है। आज दुनिया के देश, चाइना या बाकी देश ने आप टेक्नोलॉजी से दवा बना लिया, टीका बना लिया और आप पीछे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बायोटेक्नोलॉजी उतनी बेहतर नहीं है जितनी उसकी वहां की बेहतर है। अगर बायोटेक्नोलॉजी बेहतर होती तो ये दिक्कत नहीं आती। आपके यहाँ ऑक्सीजन नहीं है बेहतर क्योंकि आपके पास बायोटेक्नोलॉजी बेहतर नहीं है, इसलिए आपके पास ऑक्सीजन की कमी है। ये सारे टेक्निक्स आपके पास होते हैं तो आपकी देश इस समस्या से नहीं जूझती। आपके यहाँ ऑक्सीजन कम नहीं होती, आपके यहाँ फूड की स्कार्सिटी नहीं होती, आपके यहाँ दवा की स्कार्सिटी नहीं होती। ठीक है, ये सारी स्कार्सिटी के जड़ में जो चीज है वो बायोटेक्नोलॉजी है। इसलिए देश को समृद्ध बनाना है तो बायोटेक्नोलॉजी को बेहतर कीजिए, आपका देश समृद्ध होगा और दुनिया के शक्तिशाली देश में आपका नाम शुमार होगा। लेकिन जब तक आपकी बायोटेक्नोलॉजी बेहतर नहीं है, लड़ने का सामान आप बहुत अच्छा से तैयार कर लेते हैं, लेकिन जिंदा रहने का तैयार भी सामान को भी तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब चीज अगर तैयार नहीं होगा तो आप एक बेहतर राष्ट्र और बृहत राष्ट्र के, एक डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री के रूप में नहीं आ सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी को अच्छा करना जरूरी है। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग का समाप्त हो गया। किन्हीं को कोई कुछ पूछना है? पेपर 5 में बायोटेक्नोलॉजी बचा हुआ है। सॉरी, पेपर 5 में बचा होगा बीटा ऑक्सीडेशन और क्रैब साइकिल। बीटा ऑक्सीडेशन एमिनो एसिड है क्या, फैटी एसिड है? बीटा ऑक्सीडेशन सीधे बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन में फैटी एसिड, ठीक है, एक। और दूसरा हो गया क्रैब साइकिल। एडिनल ग्लैंड किसका केम वैल्यू है? एंजाइम का केम वैल्यू। अच्छा, अनीस कोशिश कीजिएगा कि कॉपी पर लिख कर हमको मैसेज कर दीजिएगा तीनों क्वेश्चन पूरा पूरा। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल।